हमारी आज की क्लास है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीएम्बल या प्रस्तावना के लिए कुछ और भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि उद्देशिका या ऑब्जेक्टिव, दर्शन या फिलॉसफी। अलग अलग भाषाओं में और भी शब्द होते हैं, लेकिन ये तीन शब्द आमतौर पर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि लगभग दुनिया के हर लिखित संविधान में होता है कि एक प्रस्तावना होती है और उसका मकसद होता है संविधान के नेचर, स्वरूप, उसकी फंक्शनिंग, उसकी कार्यप्रणाली और उसके पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करना, समझाना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो ओरिजिन है वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। आप लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण में पढ़ा था कि कैसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, जो प्रस्तावना का आधार बना। हालांकि उससे पहले नवंबर 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने मेरठ अधिवेशन में इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करी थी और इसको पारित भी किया था, बट वो कांग्रेस सेशन में पास किया गया था और 13 दिसंबर को संविधान सभा के सामने रखा गया था। उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव, जैसा कि नाम दिया गया है, दरअसल जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो राष्ट्र के नागरिकों के मन में शंका थी, आशंका थी। ये भी स्पष्ट नहीं था कि भारत पूरे तरीके से स्वतंत्र होगा, आज़ादी आधी अधूरी तो नहीं मिलेगी, साथ ही साथ विभाजित होगा भारत, पाकिस्तान बनेगा नहीं बनेगा, ये सब प्रश्न स्पष्ट नहीं थे। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि राष्ट्र के सामने संविधान सभा के माध्यम से ये स्पष्ट किया जाए कि इस संविधान सभा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। इसके ऊपर लगभग 1 महीने तक डिबेट हुई। हालांकि 1 महीने तक डिबेट तो नहीं हुई, शुरुआती निष्कर्ष, शुरुआती डिबेट के बाद सब लोग सहमत थे। लेकिन जैसे जयकर साहब थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, इनका कहना था कि इसको कुछ समय के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं था कि भारत का विभाजन होगा या नहीं। मुस्लिम लीग कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि मुस्लिम लीग इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहती है, उसको अलग से राष्ट्र चाहिए, तो 1 महीने के बाद 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। हालांकि अंतिम तौर पर जो प्रस्तावना है उसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948 में एक्सेप्ट किया था, जो वर्तमान जो उसका स्वरूप था। तो प्रस्तावना जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, या प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इधर अगर आप देखेंगे, इस तरफ अगर बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रस्तावना सत्ता का स्रोत है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो संविधान सभा है तो उसके पीछे क्या सोर्स काम कर रहा था, और संविधान सभा भारत को जो भी संविधान देने वाली थी और जो उसने दिया है, तो संविधान में जो भी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया है, शासन के जितने भी अंग बनाए हैं, उनके पीछे क्या सोर्स है, और वो सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इन शब्दों से यही प्रकट होता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी भारत के लोग हैं। दूसरा, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार का शासन स्थापित किया जाएगा, तो उसका जवाब मिला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अभी हम इन शब्दों का मतलब समझेंगे। तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, शासन प्रणाली के लक्ष्य क्या हैं। तो शासन प्रणाली का लक्ष्य अगर सिर्फ शासन करना है तो शासन तो प्राचीन काल में भी होता था, जहां पर शासन सिर्फ दो बातों से संबंधित था, सिक्योरिटी, तो एक सेना रख लीजिए, और उसके खर्चे के लिए लोगों से आपको टैक्स लेना है। तो पुलिस स्टेट बोला जाता था या मिलिट्री स्टेट, कि राज्य का काम सिर्फ लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है और उसके लिए टैक्स लेना है। लेकिन आधुनिक डेमोक्रेटिक स्टेट्स में राज्य का काम सिर्फ कर लेना और सुरक्षा प्रदान नहीं है। तो इंडिया को जब एक रिपब्लिक, जब एक डेमोक्रेटिक स्टेट घोषित किया गया, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट के जो लक्ष्य थे वो था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सत्ता का स्रोत बताती है, शासन का प्रकार बताती है, शासन प्रणाली के लक्ष्य बताती है, और साथ ही साथ जो फोर्थ पॉइंट है, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट, जो कि 26 नवंबर 1949 है AD, और विक्रम संवत में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ चुका है कि ये जो विक्रम संवत की तिथि है या हिंदी तिथि है वो क्या है, तो ये आपके सामने है। अब यहाँ से देखना ये है कि प्रस्तावना से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, खासतौर पर प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न आ सकता है रीजनिंग प्रकार का। रीजनिंग प्रकार इसलिए कह रहा हूं कि ऑड वन छांटने वाला। आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर के, हम भारत के लोग से लेकर के और अंत तक, क्योंकि कोई से भी 4 शब्द लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कुछ शब्द, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक शब्द प्रस्तावना में है या नहीं है, या इनमें से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। मूल प्रस्तावना का हिस्सा ना होने से मतलब ये है कि प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट किया गया, क्यों, मैंने कल आपको पहले अमेंडमेंट पढ़ाया था, आप अच्छे से अब जानते हैं कि अमेंडमेंट कैसे होता है। तो ये जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये 2 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इनको संशोधन करके जोड़ा गया 1976 में। एक और शब्द इंटीग्रिटी, हम इसको आगे लिखेंगे, वो भी जोड़ा गया था। तो 3 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। तो अगर ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, तो इसमें से क्या है या क्या नहीं है, तो आपके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आपको पूरी प्रस्तावना याद हो। कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड भी मजाक करता है और वो कहता है कि प्रस्तावना सुनाइए, आप कहेंगे ये क्या बात होती है, ये तुझे याद हो। लेकिन सोचिए, ना याद हो आपको या आप शुरुआती दौर में ही अटक जाओ, तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। प्रस्तावना सुनना नहीं चाहता है बोर्ड, वो तो जैसे ही आप 1, 2, 3 शब्द बोलोगे, वो कहीं आपको रोक देंगे और फिर वो यहाँ से प्रश्न उठाएंगे कि ठीक है, सोशलिस्ट के बारे में बात करते हैं, सेकुलरिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप सुना ही ना पाए, तो इसलिए प्रस्तावना आपको, जैसे आपको राष्ट्रगान, नेशनल एंथम याद रहता है, वंदे मातरम का शुरुआती पैराग्राफ याद रहता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न, तिथि, अंग्रेजी और हिंदी दोनों तिथियां आपको याद होनी चाहिए। जो तीसरा प्रश्न आ सकता है उसमें हमें समय लगेगा समझने में। जितने भी प्रमुख शब्द हैं प्रस्तावना में, फिर चाहे वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हो, हम भारत के लोग हों, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, कोई भी शब्द हो, जस्टिस, लिबर्टी, आपको इनकी समझ होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में, और ये मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। तो अब हमारे सामने ये टॉपिक है कि हमें जो प्रस्तावना में प्रमुख शब्द हैं
उनको समझना है। तो जो पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसको तो हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, भारतीय संविधान निर्माण के पीछे और संविधान निर्माण सभा ने जो संविधान बनाया उसमें जो लोगों को अधिकार दिए गए, शासन के विभिन्न अंगों की स्थापना की गई, न्यायपालिका से लेकर संसद तक, और जो भी शक्तियां ट्रांसफर की गई गवर्नमेंट को, उसके पीछे सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से किया गया। तो जो चीफ फोर्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन है वो वी द पीपल, हम लोग हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शब्द है सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जब सोवरेन या सॉवरेनिटी पढ़ाई जाती है तो एक बड़ा टॉपिक होता है। यहाँ पर जनरल स्टडी में और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम इसको बहुत संक्षेप में समझने वाले हैं। आप ये समझिए कि दुनिया में जितने भी देश हैं जो स्वतंत्र देश हैं वो सोवरेन नहीं है। अर्थात एक देश जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, जो अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों में स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी हमारी अपनी मर्जी है, तो वही देश सोवरेन कहला सकते हैं। क्या किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का मेंबर बनने की वजह से भारत की सोवरेनिटी प्रभावित होती है? जैसे भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बना, और कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है, प्रतीकात्मक हेड, वो ब्रिटेन का राजा है, हमेशा वही। तो क्या इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है? या भारत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे संगठनों का मेंबर है, उसमें कभी हमारी बात मानी जाती है, कभी हमारी बात नहीं मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विचित्र सी चीज होती है, कभी हम उसमें हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं। कल की न्यूज में अगर आपने देखा हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव आया था जिसका समर्थन पाकिस्तान ने किया, बांग्लादेश ने किया, कई मुस्लिम देशों ने किया, और भारत ने भी उसका समर्थन किया। मुद्दा था यूरोपियन कंट्रीज में कुरान के अपमान का। और मजे की बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मत दिया, क्योंकि वो लोगों की जो राइट टू एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी हाँ करना, कभी ना करना, इसका सोवरेनिटी से इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हम क्या करें। हमारी जो विदेश नीति है वो राष्ट्र हित में काम करती है, तो उसमें कभी हाँ कभी ना होता रहता है। तो थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ, लेकिन प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन का मतलब है एक स्वतंत्र देश जो अपनी नीतियों के निर्धारण में स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, उसकी स्वतंत्र नीति है। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन वॉर में भी भारत की अपनी एक स्वतंत्र नीति है। इसके बाद दूसरा वर्ड है समाजवादी, सोवरेन। अब ये शब्द मूल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से। हालांकि जब संविधान की प्रस्तावना को एडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948, शायद 17 या 18 अक्टूबर की डेट थी, इसको एडॉप्ट किया था। तो कुछ लोगों का कहना था, जैसे हसरत मोहानी का कहना था कि हमें सोशलिस्ट रिपब्लिक लिखना चाहिए, हमें सोशलिस्ट समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में डालना चाहिए। तो हो सकता है प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के किस सदस्य ने या संविधान सभा की बहस के दौरान किसने इसकी वकालत करी कि समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रखा जाए। वो नहीं माना गया, अलग बात है। तो समाजवादी का अर्थ क्या है, सोशलिस्ट का अर्थ क्या है?
आपने इस शब्द के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी, यूरोप में सोशलिज्म। तो पॉलिटिकल साइंस में और वर्ल्ड हिस्ट्री में और मॉडर्न इंडिया में आप सोशलिज्म पढ़ेंगे, समाजवाद पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल आप सीमित शब्दों में समझिए कि भारत में जो समाजवाद है उसकी तुलना सीधे सीधे रूस या पश्चिम के समाजवाद से करना ठीक नहीं है। यहाँ पर समाजवाद शब्द का प्रयोग एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र और समाजवाद कभी कभी विरोधाभासी भी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो हमारा अपना एक वर्जन है और वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। मोटे तौर पर अभी आप इसको समझिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर के काम करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। हालांकि समाजवाद का अर्थ इससे अलग होता है, लेकिन फिर भी समाज को जहां पर सबसे आगे रखा जाए, शासन का जो उद्देश्य हो, जो लक्ष्य हो, वो समाज की प्रगति, समाज का विकास हो। समाज में जो सबसे निचले स्तर पर लोग हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो सबसे ऊपरी स्तर पर हो। तो समाजवाद जरा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल प्रस्तावना के लिए आप समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमी की, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद की तरह ही पंथ निरपेक्ष, इसका भी यूरोपियन कॉन्सेप्ट अलग है, इंडियन कॉन्सेप्ट अलग है। सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक पंथ निरपेक्षता भी होती है। धर्म से कोई मतलब ही नहीं और धर्म से मतलब है। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म को मानने की छूट होगी। राज्य धार्मिक आधार पर दो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। अब प्रश्न ये है कि अगर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया जाता तो क्या भारत में समाजवादी नीतियां नहीं लागू होती? मेरे ख्याल से पार्ट 4 देखिए आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हम पढ़ेंगे वो समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही है। और पंथ निरपेक्षता, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, भारत में इलेक्शन सिस्टम हो, अलग अलग जगहों पर पंथ निरपेक्षता से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अगर ये प्रस्तावना में नहीं भी शामिल किए जाते तब भी ये भारतीय संविधान में शामिल थे। इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र और फिर बाकी जो शब्द हैं इसके ऊपर फिर मैं एक और लेक्चर लूंगा, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और सबसे पहला जो काम है कि प्रस्तावना को याद करिए। तो क्या बिना समझे याद कर लीजिए? नहीं, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, शब्दों के अर्थ तो मैं आपको क्लियर कर ही रहा हूँ, वो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आखिर में उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक दो बार लिख करके देख लीजिए, याद हो जाएगी। प्रस्तावना में आज का हमारा टॉपिक है न्याय। पिछली क्लास में हम लोगों ने गणतंत्र तक समझा था, आज हम न्याय को देखेंगे। प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। यूपीएससी में टॉपिक भी है सामाजिक न्याय। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सामाजिक न्याय टॉपिक तो है, लेकिन सामाजिक न्याय टॉपिक से कहीं ज़्यादा भारतीय संविधान के सामने एक लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। और संपूर्ण संविधान और संविधान के विभिन्न अंग, संसद से लेकर के न्यायपालिका तक, उस सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। तो प्रस्तावना में न्याय शब्द के जो 3 रूप हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हम इनके बारे में संविधान के बाकी भागों में डिटेल में पढ़ेंगे, खासतौर पर भाग 3 में मौलिक अधिकारों में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में, यहाँ तक कि संविधान के भाग 15 में जब हम निर्वाचन पढ़ेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे
आर्टिकल 325 और 326 भारत में प्रत्येक नागरिक को पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो वहाँ हम इसको समझेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में अगर कहें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक न्याय जो है वो बिना सोशल डेमोक्रेसी के, सामाजिक लोकतंत्र के संभव नहीं है। तो सामाजिक न्याय या सामाजिक लोकतंत्र जैसा कि मैंने इस्तेमाल किया, अर्थात जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, उसकी आर्थिक स्थिति से परे हट करके देखा जाए, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, दो लोगों के बीच में भेदभाव ना हो, तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति तभी संभव है। और बिना आर्थिक न्याय के सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त हो? राजनीतिक न्याय एक बार को फिर भी मिल जाए, लेकिन आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय लगभग असंभव है। तो आर्थिक न्याय का क्या मतलब हुआ? संविधान का भाग 4 और कुछ हद तक भाग 3 भी, भाग 4 खास तौर पर आर्थिक न्याय से भरा पड़ा है। लोगों को आर्थिक क्षेत्रों में एक समान अवसर उपलब्ध हों, उत्पादन के जो साधन हैं उनके ऊपर भेदभाव ना हो। तो जब हम संविधान आगे पढ़ेंगे तो इन शब्दों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। वैसे प्रस्तावना में जो कुछ शब्द हैं जैसे कि लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय के विभिन्न रूप, समता, स्वतंत्रता, आप चाहें तो 11th क्लास की जो NCERT है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, उसको एक बार अगर आप पढ़ें तो बेहतर रहेगा। और उसमें जो भी ना समझ में आए वो मेरे से आप क्लास में पूछें, क्योंकि उसमें इन सब चैप्टर्स के जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल हैं, जस्टिस का, इक्वलिटी का, फ्रीडम का, डेमोक्रेसी का, वो बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। उसका मूलभूत चीज़ें समझाई गई हैं। इंडियन पॉलिटी में तो हम एक ख़ास रेफरेंस में इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो 3 रूप हैं, हम आगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, नागरिक स्वतंत्रता और राजनैतिक स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता आपको अपने विचारों को प्रकट करने की है, अपने विश्वास को मानने की है, अलग अलग तरीकों से मानने की है। तो कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा विश्लेषण मौलिक अधिकारों में होगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना समता पर जोर देती है और एब्सोल्यूट, संपूर्ण प्रकार की समता पर जोर देती है। व्यक्ति के स्तर और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है। तो समता के बारे में भी हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कुछ अन्य भागों में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल में जाते हैं कि न्याय क्या है, समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने पॉलिटी को पढ़ना ही शुरू किया है और आप में से अधिकतर लोग आर्ट्स बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज़ के नहीं हैं कि जिन्होंने 11th 12th में पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा हो। अधिकतर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हम लोग संविधान में आगे बढ़ेंगे, मैं इसको और एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करता चलूँगा। प्रस्तावना इसके बाद राष्ट्रीय एकता की बात करती है और उस राष्ट्रीय एकता में वो एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देती है। तो ब्रदरहुड की बात होती है, भ्रातृत्व की बात होती है। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना सार रूप में हमारे सामने संविधान को प्रस्तुत करती है। और अंत में ये है कि संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो जहाँ पर संविधान में कोई विरोधाभास आ जाए, संविधान के 2 प्रावधानों में एक रूपता ना हो, वहाँ पर प्रस्तावना मदद करती है संसद की, उच्चतम न्यायालय की सही तथ्य तक पहुँचने में। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहें कि आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक या सरकारी नियोजन में सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा। और वहीं पर आर्टिकल 16(4) जो है, क्लॉज 4, वो कहता है रिजर्वेशन, आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए। तो विरोधाभास हो गया। तो फिर प्रस्तावना कहती है कि आप सोशल जस्टिस कैसे
मेंटेन करेंगे, सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी, तो आरक्षण को सामाजिक न्याय की प्राप्ति का एक टूल, एक उपकरण बताया गया है। तो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। आप कह सकते हैं वो उनके विचारों को जानने की कुंजी है, जैसा ही कुछ विद्वानों ने कहा भी है। इसके अलावा प्रस्तावना को लेकर के उच्चतम न्यायालय का एक मत था जो बाद में परिवर्तित हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो बेरुबारी संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये अलग बात है कि वो संविधान का भाग है, लेकिन वो जस्टिसबल नहीं है। वो उसको लेकर के आप उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते कि प्रस्तावना की इस बात को नहीं माना जा रहा है, वो न्याय निर्णय के योग्य नहीं है। जहाँ तक सवाल है प्रस्तावना में संशोधन का, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। तो संक्षेप में प्रस्तावना के पूरे टॉपिक में आपको क्या करना था, आपको पूरी प्रस्तावना याद करनी थी नंबर 1, ताकि अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं कि क्या शब्द प्रस्तावना में है क्या नहीं है, तो आप उसका जवाब दे सकें। नंबर 2, प्रस्तावना की तिथि, प्रस्तावना में जो संविधान को लागू होने की तिथि है, आरंभ होने की तिथि है, वो आपको पता होनी चाहिए। विक्रम संवत वाली तिथि भी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द हैं, आपको उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। आप जितने भी प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसके बाद न्याय और न्याय के तीनों रूप, स्वतंत्रता अपने 5 रूपों के साथ, समता, इन सब के ऊपर आप 20 to 50 वर्ड शॉर्ट नोट भी लिखने का प्रयास करें।